साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, आज मैं आपको हिंदुस्तान के सबसे बहादुर आईपीएस ऑफिसर का किस्सा सुनाऊंगा। हिंदुस्तान के सबसे बहादुर आईपीएस ऑफिसर का नाम है मिस्टर संजीव भट्ट। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। संजीव भट्ट सर जो है वो गुजरात के ही रहने वाले हैं, गुजराती हैं। और बिहारियों को किसी की जाति जानने की बहुत खुजली रहती है, किसी का कास्ट जानने की। तो मैं बता दूं कि संजीव भट्ट सर जो है वो ब्राह्मण जाति से आते हैं, यानी कि गुजराती ब्राह्मण है। और संजीव भट्ट सर पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे, बहुत ज्यादा होशियार थे। और उन्होंने आईआईटी बॉम्बे में दाखिला लिया और आईआईटी बॉम्बे से उन्होंने एमटेक की पढ़ाई की, यानी मास्टर्स की डिग्री ली। 1988 में 1988 में वो इंडियन पुलिस सर्विस के लिए चुने गए, आईपीएस ऑफिसर बने और उन्हें अपना होम कैडर मिला, यानी कि गुजरात के थे और गुजरात कैडर मिला। आईएएस आईपीएस अफसरों में उन लोग को अपना होम कैडर मिलता है जिनका रैंक काफी ऊंचा रहता है मेरिट लिस्ट में। जैसे मेरा रैंक मेरिट लिस्ट में काफी ऊंचा था तो मुझे भी होम कैडर मिला। मैं बिहार का हूं, मुझे बिहार कैडर मिला। तो फिर मिस्टर संजीव भट्ट आ गए गुजरात। उन्होंने शादी की, उनकी वाइफ का नाम श्वेता भट्ट है। और संजीव भट्ट कई जिलों में एसपी रहे, जैसे जामनगर में, बनासकांठा में, इन सब जिलों में। और बहुत ही उनकी एक ईमानदार वाली छवि थी। और अपने जो उनके मातहत लोग थे उनके साथ उनका बहुत ही अच्छा बर्ताव था। और वो एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही ईमानदार ऑफिसर माने जाते थे। फिर आया सन 2002। 2002 में उस समय गुजरात का नालायक मुख्यमंत्री था, नालायक वजीर आला था नरेंद्र मोदी, जो आजकल हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन गया। गोधरा में एक दुखद घटना हुई। गोधरा में एक बोगी में आग लगा दी गई, उसमें कुछ लोग जल के मर गए। उसके बाद मोदी को लगा कि ये मेरे लिए एक अच्छा मौका है और उसने पूरे गुजरात में दंगे भड़का दिए। उन दंगों में हजारों लोग मारे गए और मोदी ने खुलेआम दंगाइयों की मदद की। मतलब ये हालात थी कि जगह जगह दंगाइयों ने लिख दिया था दीवारों पर कि ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। इस तरह से वो दंगे भड़के। उन दंगों की वजह से मोदी की बहुत बदनामी भी हुई। मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम हो गया मोदी। लेकिन जो कट्टर हिंदू थे उनके बीच मोदी की मकबूलियत बढ़ गई, वो काफी पॉपुलर हो गया। सन 2011 में मिस्टर संजीव भट्ट ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया, जिसे हलफनामा कहते हैं या शपथ पत्र कहते हैं। इस एफिडेविट में मिस्टर संजीव भट्ट ने कहा कि सीनियर अफसरों की एक बैठक हुई थी जिसमें बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस अफसर शामिल हुए थे। और उसमें नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुओं को अपना गुस्सा निकालने दो, यानी कि उनको दंगा करने दो। उसके बाद इस पर बहुत हंगामा हो गया और मिस्टर संजीव भट्ट जो थे वो नरेंद्र मोदी के पूरे गिरोह के निशाने पे आ गए। 2014 में जब नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना, वजीर आजम बना, तो उसने पहला काम किया कि संजीव भट्ट को नौकरी से बर्खास्त कर दिया, डिसमिस कर दिया। और बहुत ही छोटे ग्राउंड पर कि कुछ समय के लिए वो एब्सेंट थे, मतलब गैर मौजूद थे ड्यूटी में। ये बहुत ही छोटा ग्राउंड है, इसके आधार पर बर्खास्तगी नहीं होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप जो एब्सेंस का समय है, जो गैर मौजूदगी का समय है, आप उसका वेतन काट सकते हैं। लेकिन चूंकि मोदी बिल्कुल बदले की भावना से काम कर रहा था, इसलिए संजीव भट्ट सर को नौकरी से 2015 में बर्खास्त कर दिया गया।
उसके बाद भी संजीव भट्ट सर ने हार नहीं मानी और वो मोदी और उसके पूरे गिरोह की पोल खोलते रहे। तब संजीव भट्ट सर को एक पुराने झूठे मामले में फंसाया गया। 1990 के आसपास जब संजीव भट्ट सर जामनगर के एसपी हुआ करते थे, तो वहां एक जगह है जमजोधपुर। जमजोधपुर में कुछ दंगा भड़का था, उसमें कुछ लोग पकड़े गए थे, पुलिस हाजत में लाए गए थे, थाना में जो हाजत होता है जिसको इंग्लिश में लॉकअप कहते हैं, और कहा गया कि इसमें पुलिस की पिटाई से एक आदमी की मौत हो गई थी। मतलब एक कस्टोडियल डेथ का केस बनाया गया संजीव भट्ट के खिलाफ, फर्जी केस। कस्टोडियल डेथ का मतलब कि पुलिस अभिरक्षा में मौत हो गई, मतलब पुलिस ने उस आदमी का खून कर दिया। पहली बात तो अगर थाना में खून हो भी गया तो उसके लिए एसपी कैसे जिम्मेदार हो सकता है? थाना में थानेदार रहता है, 24 घंटे एसपी थोड़े वहां बैठा रहता है। लेकिन चूंकि संजीव भट्ट को घेरना था, इसलिए ये झूठा केस बनाया गया और उसके बाद जामनगर कोर्ट से संजीव भट्ट को 30 बरस की कैद की सजा सुना दी गई। इसके बाद भी जब नहीं मन भरा मोदी और उनके उसके गिरोह का, तो एक दूसरे मामले में संजीव भट्ट को फंसाकर 20 साल के कैद की सजा सुना दी गई। और ये हालत संजीव भट्ट की गई कि वो जेल चले गए और पिछले 5-6 साल से संजीव भट्ट सर बंद है। कल यानी 21 दिसंबर को उनका बर्थडे था, जन्मदिन था। मैंने भी फेसबुक पर उनको हैप्पी बर्थडे विश किया है, उनको जन्मदिन की मुबारकबाद दी है। उनके बच्चों ने एक बहुत भावुक खत लिखा है। उनके 2 बच्चे हैं, शांतनु और आकाशी, दोनों बहुत मेधावी हैं, अपने पिता की तरह बहुत तेज हैं पढ़ने में। और जो संजीव भट्ट सर की वाइफ है मैडम श्वेता भट्ट, वो भी काफी बहादुर महिला है और बिल्कुल डटी हुई है मैदाने जंग में मोदी और उसके पूरे गिरोह के खिलाफ। साथियों, संजीव भट्ट सर को तो जेल में डाल दिया गया, लेकिन सच की आवाज को आप दबा नहीं सकते। पूरी दुनिया जान गई है कि नरेंद्र मोदी ने 2002 में गुजरात के खूनी दंगे कराए थे। इस वजह से अमेरिका ने कई साल तक मोदी को अपनी जमीन पर पैर नहीं रखने दिए। अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को वीजा देने से मना कर दिया कि हम किसी दंगाई को अमेरिका में घुसने नहीं देंगे। अगर आजकल प्राइम मिनिस्टर के रूप में मोदी जाता है अमेरिका, तो उसको डिप्लोमेटिक वीजा दिया जाता है, लेकिन जो नॉर्मल वीजा होता है वो मोदी को देने से अमेरिका ने मना कर दिया। 1-2 साल पहले बीबीसी लंदन ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, एक वृत्त चित्र बनाया, हिंदी में जिसे वृत्त चित्र कहते हैं, डॉक्यूमेंट्री। और डॉक्यूमेंट्री में दिखाया कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने गुजरात के खूनी दंगे करवाए थे। इस डॉक्यूमेंट्री पर, बीबीसी के इस डॉक्यूमेंट्री पर भारत में बैन लगा दिया गया है, प्रतिबंधित है। और बीबीसी को डराने धमकाने के लिए हिंदुस्तान में जो उसका ऑफिस है, उस पर मोदी ने इनकम टैक्स का रेड भी करवा दिया। लेकिन पूरी दुनिया ने उस डॉक्यूमेंट्री को देखा और पूरी दुनिया समझ गई कि मोदी ने कैसे खूनी दंगे करवाए। मोदी के पाप का घड़ा एक और बहादुर जर्नलिस्ट ने फोड़ा। इस बहादुर महिला पत्रकार का नाम है, खातून सहाफी का नाम है राणा अयूब। ये गुजरात गई और इसने लोगों को कहा कि मेरा नाम मैथिली त्यागी है, मैं अमेरिका में रहती हूं और मुझे गुजरात की तरक्की पर एक फिल्म बनानी है। और राणा अयूब ने मैथिली त्यागी बनकर गुजरात के सत्ता के गलियारों में अपनी जगह बना ली। और उसके बाद जो उन्होंने खुलासे किए, वो ऐसे खुलासे थे कि कोई भी प्रकाशक, कोई भी पब्लिशर राणा अयूब की किताब को छापने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब राणा अयूब ने खुद से वो किताब छपवाई। उस किताब का नाम है गुजरात फाइल्स। वो किताब मैंने पढ़ी है, सबको पढ़नी चाहिए। और उस गुजरात फाइल्स की जो भूमिका है, जो फोरवर्ड है, वो जस्टिस श्री कृष्ण ने लिखी है, जो बहुत ही ईमानदार न्यायमूर्ति माने जाते हैं। साथियों, मिस्टर संजीव भट्ट आज की तारीख में भी जेल में है, 5-6 साल से लगातार जेल में है। और सबसे दुख और शर्म की बात है कि ना उनको बीच में एक दिन का पैरोल मिला है, ना एक दिन का बेल मिला है, न कि उनको बेल मिला है, जमानत मिली है। जबकि इसी देश में आसाराम बापू जैसा रेपिस्ट, बलात्कारी, जो एक लड़की के साथ, छोटी बच्ची के साथ रेप करता है,
उसको हाई कोर्ट से 6-6 महीने का बेल मिल जाता है। अभी वो 6 महीने के लिए बाहर घूम रहा है। एक से खूंखार अपराधियों को पैरोल मिल जाता है। बाबा राम रहीम का आपने नाम सुना होगा। बाबा राम रहीम को उम्र कैद की सजा हुई, साध्वियों के साथ बलात्कार की भी सजा हुई, लेकिन हर कुछ दिनों पर उसको पैरोल पर बाहर निकाल दिया जाता है और वो बाहर आता है तो हरियाणा में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करता है। लेकिन संजीव भट्ट सर को एक भी दिन के लिए नहीं निकलने दिया गया है। साथियों, संजीव भट्ट सर को मैं हिंदुस्तान का सबसे बहादुर आईपीएस क्यों कहता हूं? क्योंकि मैंने आईएएस और आईपीएस अफसरों को बहुत करीब से देखा है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी देखा, फिर फील्ड में भी आके देखा। जब लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी में मैं ट्रेनिंग करता था तो सारे आईएएस आईपीएस वहां साथ थे। मेरा अपना मानना है कि 99% जो आईएएस आईपीएस होते हैं वो बहुत उच्च कोटि के कमीने लोग होते हैं। मतलब बहुत ही भ्रष्ट, बहुत ही गिरे हुए लोग, स्पाइनलेस लोग होते हैं और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हिंदुस्तान को बदलने की बात करते हैं, लेकिन जब फील्ड में उनकी पोस्टिंग होती है तो दोनों हाथों से लूट खसोट शुरू कर देते हैं। और ये लोग उतने ही बड़े रीढ़ विहीन होते हैं, स्पाइनलेस होते हैं, मर्दाना कमजोरी के शिकार होते हैं। हम लोग किरण बेदी के बारे में बड़ी बड़ी बातें सुनते थे कि ऐसी है, वैसी है, आयरन लेडी है, सुपर कॉप है, क्या क्या है। एक दो बार मुझे किरण बेदी से मिलने का मौका भी मिला है और भाषण तो वो बहुत लंबे चौड़े देती हैं। लेकिन दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनने के लिए किरण बेदी तड़ी पार अमित शाह के जूते साफ करने लगी। कितने दुख की बात है। हम लोग सबका सर शर्म से झुक गया कि एक आईपीएस ऑफिसर एक तड़ी पार के जूते साफ कर रही है। तो ये बात सिर्फ किरण बेदी के साथ ही नहीं है। इस देश के, जैसा मैंने कहा, 99% आईएएस आईपीएस जो है वो सत्ता की दलाली करते हैं, पैसे खाते भी हैं, पैसे खिलाते भी हैं। कुछ लोग जो सत्ता से टकराने की कोशिश करते हैं, इस करप्ट सिस्टम में भी ईमानदार बने रहने की कोशिश करते हैं, उनकी हालत संजीव भट्ट सर की तरह हो जाती है, या अमिताभ ठाकुर सर की तरह हो जाती है, या मेरी तरह हो जाती है। संजीव भट्ट सर को बर्खास्त किया गया, अमिताभ ठाकुर सर को समय से पहले रिटायर किया गया, मुझे समय से पहले रिटायर किया गया, क्योंकि सिस्टम इतना भ्रष्ट हो गया है कि वो किसी भी ईमानदार आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। एक टीएन शेषन साहब थे, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुआ करते थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। वो एक बड़ी अच्छी बात कहते थे। वो कहते थे कि जो सिविल सेवाएं हैं, जो सिविल सर्विसेज हैं, वो पहले के जमाना में उसको हिंदुस्तान का स्टील फ्रेम कहा जाता था, इस्पात का ढांचा। लेकिन अब वो जो स्टील फ्रेम था वो अब बैम्बू फ्रेम हो गया है, बांस का ढांचा हो गया है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि ये आईएएस और आईपीएस बिल्कुल करप्ट और स्पाइनलेस हो गए हैं। आईएएस और आईपीएस का आजकल नारा हो गया है कि घूस खाओ पूंछ हिलाओ, घूस खाओ पूंछ हिलाओ, घूस खाओ पूंछ हिलाओ। मतलब 24 घंटे ये लोग घूस खाते हैं, कमीशन खाते हैं, दलाली खाते हैं, और जो इनके राजनीतिक आका हैं, जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, उनके सामने कुत्ते की तरह पूंछ हिलाते हैं। ऐसे जब अंधेरे का दौर है, उस समय संजीव भट्ट सर एक रोशनी की तरह उसमें जगमगा रहे हैं। ये वीडियो के माध्यम से मैं संजीव भट्ट सर को सैल्यूट कर रहा हूं और ये भी बता रहा हूं कि उनकी जो कुर्बानी है वो बेकार नहीं जाएगी। एक समय में डॉक्टर नेल्सन मंडेला भी दक्षिण अफ्रीका में 27 बरस तक जेल में रहे थे, लेकिन बाद में वो जेल से निकले, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी बने और वहां रंग भेद भी खत्म हुआ। और जिन दो जेलों में डॉक्टर मंडेला रहे थे, उन दोनों जेलों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित कर दिया है, वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर दिया है। यानी कि वो जेल जो थे जिसमें मंडेला थे, वो अब म्यूजियम बनाए दिए गए हैं और हर साल उसमें लाखों सैलानी आकर देखते हैं कि इस कमरे में डॉक्टर मंडेला सोते थे, इस कमरे में डॉक्टर मंडेला खाना खाते थे, इस मैदान में डॉक्टर मंडेला फुटबॉल खेलते थे, इस जगह बैठ के डॉक्टर मंडेला किताबें पढ़ते थे। तो 27 बरस डॉक्टर मंडेला को जेल में रख के भी इंसाफ की आवाज और सच की आवाज नहीं दबाई जा सकी। आज नरेंद्र मोदी और उसका गिरोह पूरा हिंदुस्तान चला रहा है। ईमानदार लोगों को जेल के अंदर ठूस दिया गया है। लद्दाख के सोनम वांगचुक जैसे गांधीवादी को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, कौमी हिफाजत के लिए खतरा बता के जेल में ठूस दिया गया है। ऐसे बहुत सारे बेगुनाह लोग जेल में बंद कर दिए गए।
लेकिन वक्त एक जैसा नहीं रहता है, वक्त का पहिया बदलेगा और एक दिन संजीव भट्ट सर भी आजाद होंगे, सच्चाई की जीत होगी। जैसा कहते हैं सत्यमेव जयते। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।